तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टीआरई टू में जो एग्ज़ाम हुआ था, टीआरई टू का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो उसका जो क्वेश्चन पेपर थे उन पर हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग टीआरई टू के 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11 और 12th का जो जीएस सेक्शन था, जीएस जो 40 नंबर का था जीएस सेक्शन, उस पर हम लोग विथ डिटेल्स डिस्कस किए हैं, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ आप उसका वीडियो देखेंगे और जीएस सेक्शंस कंप्लीट करेंगे टीआरई टू के क्वेश्चंस का। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे सब्जेक्ट का, जो 80 नंबर का पूछा जाता है, चाहे वो 1 to 5 को हो, 6 to 8 को हो, 9, 10th को, या 11, 12th का कोई भी हो। फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं वो 1 to 5 के सब्जेक्ट पेपर की बात कर रहे हैं, जो 80 नंबर का पूछा गया था, जिसका क्वेश्चन जो है वो 71 से स्टार्ट है। 71 से पहले जीएस का क्वेश्चन था, जिस पे हम बात कर चुके हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। हम जो बात करेंगे वो अब हम जो बात करेंगे वो सब्जेक्ट पेपर की बात करेंगे, जो 80 नंबर का पूछा गया था, वो चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10th हो, या 11, 12th हो, ठीक है ना। तो अब हम जो बात करेंगे वो अभी शुरू करेंगे 71 क्वेश्चन नंबर से, जो 1 to 5 का क्वेश्चन है सब्जेक्ट पेपर का, ठीक है ना। चलिए हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं, और आप लोग अपने पास कॉपी कलम रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको नोट करना होगा और इससे आपको फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है, जल जीवन मिशन जो है उसकी सकल बजट राशि कितनी थी। यूनियन बजट पेश हुआ था, आपको पता होगा कि यूनियन बजट पेश हुआ था 2023 और 24 में, ठीक है ना। उसमें जो जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपया रखा गया था। 70,000 करोड़ रुपया रखा गया था। क्यों? ताकि जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, जो रूरल इलाके में जो लोग रहते हैं, उनको सेफ, साफ और एडिक्वेट यानी पीने योग्य पानी अवेलेबल हो सके, साफ और पीने योग्य पानी उनको अवेलेबल किया जा सके, ड्रिंकिंग वाटर दिया जा सके, इसीलिए इतना पैसा उस पर खर्च किया गया था। किसमें? यूनियन बजट 2023 और 24 में 70,000 करोड़ रुपया इसमें जल जीवन मिशन पर खर्च किया गया, ताकि जो गांव के लोग हैं उनको सेफ वाटर और पानी, पीने योग्य पानी दिया जा सके, जिसकी वजह से आप वो देखे होंगे नल जल योजना आपके गांव में जगह जगह घूम रहा होगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कहता है कि क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है। क्लस्टर आधारित गांव, पहले आप ये समझिए कि क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर होता है एक जगह जब एक तरह के लोग रहते हैं, उसे कहते हैं क्लस्टर। क्योंकि गांव में एक तरह के लोग रहते हैं, इसलिए कई गांव को क्लस्टर आधारित गांव बनाने की बात की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि करीब करीब 300 से ज्यादा गांव को क्लस्टर आधारित गांव बनाया जाएगा। क्यों? ताकि जिस गांव को क्लस्टर आधारित गांव बनाया जाएगा, उस गांव में तमाम सुविधाएं, टोटल जो फैसिलिटीज हैं वो शहर की होगी, यानी कि वहां के हर डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट पर ध्यान रखा जाएगा। चाहे वो रोड का डेवलपमेंट हो, बिजली का डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपके पानी का डेवलपमेंट हो, हर चीज पर उसको पर ध्यान रखा जाएगा और उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। क्लस्टर आधारित गांव, जिस गांव को क्लस्टर आधारित गांव बनाया जाएगा उसको उस पर ये तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। और इस योजना का जो नाम था, उस योजना का नाम था SPMRM। इसका पूरा नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। SPMRM, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसे शॉर्ट में इस शॉर्ट में कहा गया SPMRM, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन रखा गया। और ये कहा गया, अगर जाएंगे आप गूगल में टाइप करेंगे, कि www.spmrm
m.com। तो इसका एक साइट ही खुल के आपके सामने में आ जाएगा और वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि किस गांव को क्लस्टर आधारित गांव बनाया गया था। और जब जाकर देखेंगे तो आपको एक पिक्चर दिखेगा, एक घर दिखेगा, जिस घर को मतलब उस घर में मतलब उसे क्लस्टर आधारित एक ऑफिस है वहां रखा गया है। तो ये एक साइट ही है जहां आपको इस चीजें मिल जाएगा। जब उस पर जाएंगे आप साइट पर तो उस पर आपको एक चीज लिखा रहेगा बड़ा खूबसूरत, इसका थीम SPMRM का थीम लिखा रहेगा। वो थीम है कि आत्मा, थीम है इसका आत्मा गांव की सुविधाएं शहर की। यानी कि गांव को गांव ही रखा जाएगा लेकिन उनकी तमाम सुविधाएं हैं वो शहर जैसी होगी। यही है क्लस्टर आधारित गांव। इस योजना का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन SPMRM। और इसमें तमाम हर एक इंसान को इक्विटी और इंक्लूसिवनेस के आधार पर एक बेहतरीन प्रोग्रेस के तौर पर इंसान को मतलब उसमें प्रोग्रेस किया जाएगा गांव में। ठीक है ना। तो आई होप इस बात को आप समझ रहे होंगे अच्छे से। आप जाएंगे तो सर्च जरूर करेंगे, अगर टाइम मिले तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 कहा गया कि द चिपको मोमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा, इस पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। पहले बात अब ये समझ रखिए, इस पुस्तक में शेखर पाठक ने ये किताब लिखा है और उस किताब में उन्होंने रामचंद्र गुहा जी के बारे में जिक्र किया है। अब जानते हैं कि रामचंद्र गुहा जी के बारे में चिपको आंदोलन से जुड़े हुए मतलब इनका नाम आता है चिपको आंदोलन, जो कि जब हम बात करते हैं तो इनका नाम फेरिस्त में सबसे पहले आता है। और इस किताब को जो चिपको मोमेंट है उसको लिखा है शेखर पाठक ने। उन किताब में रामचंद्र गुहा जी के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। ठीक है ना। एक पर्यावरणवाद थे, मतलब एनवायरमेंटलिस्ट थे इसके बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 पे बात करते हैं। कहता है कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब हम सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है कि ब्रेल लिपि को जो डिस्कवर किया था, आविष्कार किया था, उसका नाम था लुईस ब्रेल, है ना। लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि को बनाया था। क्यों? ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होंगे, उन बच्चे को देखने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो, काम करने में, देखने में पढ़ने में आसानी हो। ब्रेल लिपि, अब ब्रेल लिपि के बारे में जानते हैं, मैं इसके बारे में क्या बताऊं ज्यादातर। और हर साल 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल लिपि के दिवस के तौर पर मनाते हैं। हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस के तौर पर मनाते हैं। इनको याद करने वाला लुईस ब्रेल, डिस्कवर करने वाला, बनाने वाला। और क्यों बनाया गया? ताकि ब्लाइंड और विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे जो हैं वो आराम से पढ़ सके ब्रेल लिपि की मदद से। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया। 9 जनवरी को क्या करते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक सेकंड में लिख देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आए। 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर। प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं। कब से? 2003 से। 2003 से हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना। 8 जनवरी को क्या है? 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे है, हम सेलिब्रेट करते हैं। 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अर्थ रोटेशन डे के तौर पर 8 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 8 जनवरी 1851 को 1851 को एक साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लियोन फैकल्ट्स, ऐसे ही नाम था उनका। उन्होंने ये साबित किया था 8 जनवरी 1891 को कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी रोटेट करती है अपने अक्ष पर। किन्होंने? 8 जनवरी 1851 को लियोन ने यह साबित किया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। तब से 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना। 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सत्य
है या कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना, आगे देखते हैं कि भारत पर्यटक ये ट्रेन है क्या। ठीक है ना, तो भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या है ये? पहले नंबर यह समझ लीजिए, भारत ये जो ट्रेन है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है। ये टूरिस्ट ट्रेन है, पर्यटक टूरिस्ट ट्रेन है, ये टूरिस्ट ट्रेन है ये। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। और इसमें टोटल जो है वो 11 बॉगी है, 11 बॉगी है, और तमाम बॉगी जो है वो 3 टायर्स है। ठीक है ना, तमाम बॉगी जो है वो 3 टायर्स है। और इस ट्रेन में लगभग 700 टूरिस्ट को मतलब कैपेसिटी है इस ट्रेन का। 700 टूरिस्ट की कैपेसिटी इस ट्रेन की है, 700 टूरिस्ट की है ना। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी जो है 11 बॉगी है, सही बॉगी 3 टायर्स हैं, और 700 टूरिस्ट की कैपेसिटी है इस बॉगी को फिल करने की। ये ट्रेन जो है वो, दूसरी बात ये है कि ट्रेन भारत से लेकर के भारत से नेपाल तक जाती है। तीसरी बात आप ये याद रखिए, भारत से नेपाल तक का सफर तय करती है ये ट्रेन। चौथी बात है कि ट्रेन जो है वो जो स्टार्ट हुआ था, शुभारंभ हुआ था इसका हुआ था हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली से। इस ट्रेन की शुरुआत जो है वो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली से हुआ था। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि इसकी नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही। उसके बाद है कि ये जो है ट्रेन शुरू हुआ था वो हुआ था 14, कहीं 14 लिखा था, कहीं लिखा था 16 अप्रैल 2023 से। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर ना? भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है वो के बारे में आप जो पॉइंट था वो आप समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। 76 क्वेश्चन नंबर का था कि अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन? ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया कि जो शरीर अज्ञात है, जिसके कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी जो है, अनआइडेंटिफाइड जो बॉडी है, आइडेंटिफाइड जो बॉडी है, उस बॉडी को कोई नहीं जानता है, तो उस बॉडी के डीएनए को कलेक्ट करके और उसका एक डेटा तैयार किया ताकि इन फ्यूचर में हम उसके माध्यम से समझ सके कि ये बॉडी किसकी है। तो ये कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, 77 क्वेश्चन कहता है एशियन, आसियान लिख दिया, आसियान, ये आसियान नहीं होगा, होगा एशियन 2023। एशियन गेम जो है 2023, इसे कहते हैं हम एशियन, ASEAN, एशियन 2023। शिखर का सम्मेलन आयोजित देश है, मतलब शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है कौन? इसको होस्ट किया था 2023 में, जो 2023 गुजर गया है, तो इसको होस्ट करने वाला था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता जो है वो एशियन गेम 2023 को, एक शिखर सम्मेलन 2023 को होस्ट किया था, और ये 11 सितंबर 2023 को ये हुआ था। क्लियर? ये तो हो गया, लेकिन ये 43rd एशियन समिट था, 43rd एशियन समिट था, 23वां एशियन समिट था, ये बात तो हो गया। लेकिन अब 44th एशियन समिट कहाँ होगा, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ये 44th एशियन समिट जो है वो अप्रैल या मई के महीने में 2024 को होगा, और इसको होस्ट करने वाला जो होगा, जो इसके मतलब जो आयोजक होंगे, उसका नाम है लाओस। ये बात आप याद रखिएगा। 44वां एशियन समिट, शिखर समिट जो है वो अप्रैल या मई 2024 को होगा, होस्ट करने वाला जो है वो लाओस है। ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। 23वां तो चला गया, 24वां याद रखिए। 78 की बात करते हैं कि 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है। ये जो था, चूंकि गुजर गया है, ये जर्मनी और यूएई था, यूनाइटेड अरब अमीरात, दोनों मिल करके जो 10 मई 2023 को जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन हुआ था उसका मेजबानी किया, दोनों मिलकर इसको होस्ट करने वाला था।
करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर कहता है सूर्य एक है, क्या है? सूर्य एक पीला तारा है। ये बात पता है आपको कि सूरज जो है वो उसे कहते हैं येलो, YELL, येलो ड्वार्फ स्टार, यानी कि पीला बौना तारा, इसे सूरज कहते हैं। और जानते हैं कि सूरज जो है गैस से बना हुआ है, इसमें दो गैस प्रधान मुख्य तौर पे होती है, एक होता है हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। ये दोनों गैसें जो है सूरज में पाई जाती है। हाइड्रोजन जो है वो लगभग 70% है और हीलियम जो है लगभग 28% है। इसके अलावा भी बहुत सारे गैस हैं, लेकिन ये मुख्य तौर से हाइड्रोजन और हीलियम गैस सूरज में पाया जाता है इतने मात्रा में, ठीक है ना। 80 नंबर क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। कहता है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? ग्लोब है, इस बात को समझिएगा। एक ग्लोब है हमारे पास, ठीक है ना। इस ग्लोब पर 1 डिग्री, ग्लोब में इसे कहते हैं बीच का, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो भी आप कह लो, इक्वेटर इसे कहते हैं, है ना। इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, ठीक है ना। कहता है कि एक अक्षांश रेखा, 2 रेखाएं होती है ना, एक अक्षांश एक देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखा है वो जो पूरब से पश्चिम, यानी इस रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जो पूरब से पश्चिम जाती है उसे कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना। इसे कहते हैं अक्षांश रेखा ग्लोब पर, है ना। और देशांतर रेखाएं होती है जो ऊपर से आती है, ऊपर से नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाती है, यानी यहाँ से यहाँ को मिलाती है, उसे कहते हैं देशांतर रेखाएं, इसे कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं अक्षांश रेखा की, देशांतर रेखा की बात नहीं कर रहे हैं। तो कहता है कि अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं कितनी होगी, यानी कि इस रेखा की बात कर रहा है, 1 डिग्री के अंतराल पर ये रेखा कितनी होगी, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा बीच का। ये बात ये बीच का याद रखिए बात, ठीक है ना। 1 डिग्री के अंतराल पर अगर रेखाएं खींचेंगे तो भूमध्य रेखा के नॉर्थ में 89 रेखाएं होंगी और भूमध्य रेखा के साउथ में 89 रेखा होगी, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा के नॉर्थ में अगर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचेंगे तब भूमध्य रेखा के नॉर्थ में 89 रेखाएं होंगी, भूमध्य रेखा के साउथ में 89 रेखाएं होंगी। तो 89 को 89 से अगर ऐड करते हैं तो 9 दूना 18 1 होता है और 17 1 होता है, 178 होगा। और एक रेखाएं हो गया, ये भूमध्य रेखाएं खुद एक भूमध्य रेखाएं हो गया, एक जोड़ दीजिएगा तो 179 होगा, तो टोटल 179 रेखा होगा। अगर 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाएगा तब 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाएगा तो टोटल अक्षांश रेखाएं 179 होगा। कैसे? भूमध्य रेखा के ऊपर 89 रेखाएं होंगी, भूमध्य रेखा के नीचे 89 रेखाएं होंगी। 89 को ऐड कीजिएगा तो 178 होता है, अब प्लस 1 भूमध्य रेखा है, ऑलरेडी भूमध्य रेखा 1 है, तो 1 ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपको 179। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, दो अक्षांश रेखाएं जो है, यानी एक अक्षांश रेखा ये और एक अक्षांश रेखा ये, इन दोनों के बीच की दूरी जो है लगभग 111 किलोमीटर होता है। ये बात नोट कीजिए। दूसरी बात, दो अक्षांश रेखाएं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर होता है और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर होता है। एक्यूरेट नहीं, लगभग, लेकिन 111 माना जाता है। तो अक्षांश रेखाएं और 2 अक्षांश रेखाएं और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर होता है, यानी 111 किलोमीटर होता है। 2 बातें। तीसरी बात यहाँ ये है कि यहाँ बोल रहा है कि 1 डिग्री के अंतराल पर, लेकिन अगर आपसे पूछे कि 1 डिग्री हटा दे आपसे, अगर सीधे पूछे कि कुल अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर, पूछे कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तब वहां आपका आंसर होगा 181, 181। अगर पूछे कि ग्लोब पर कुल अक्षांश, 1 डिग्री नहीं, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होगी, तब होगा आपको 181। लेकिन अगर पूछ रहा है कि 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी रेखाएं होंगी, तब 179 होगा, जो मैंने आपसे पहले बताया है। क्यों? क्योंकि जो 179 होगा वो तो मैंने आपको बता दिया। 181 क्यों होगा? अगर पूछेगा कि ग्लोब पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, 181 क्यों होगा? क्योंकि अगर ग्लोब पर हम रेखाएं खींचे तो भूमध्य रेखा जो है उसके ऊपर 90 रेखा होगा, 90 ऊपर और 90 नीचे।
और एक होगा भूमध्य रेखा, यानी 90 ऊपर और 90 नीचे, टोटल 180, और एक होगा भूमध्य रेखा यानी कि 181। अच्छा, ये पहले तो हम बताते थे 89, अब 90 कैसे हो गया? तो ऊपर जो है एक ध्रुव पर, नॉर्थ पर और साउथ पर एक रेखाएं खींची होती है, हम 1 डिग्री के अंतराल पर जो रेखाएं खींचते हैं उसे हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर टोटल रेखाएं पूछेगा तो 190 ऊपर होगा और 90 नीचे होगा, और 90 को ऐड करेंगे तो 180 होगा, और एक रेखाएं खुद भूमध्य रेखाएं हैं तो एक ऐड कर देंगे तो 181 होगा, अगर टोटल पूछेगा तब। लेकिन अगर 1 डिग्री के अंतराल में पूछेगा तब 179 होगा। क्लियर? ये बात आप याद रखिएगा, जो 5-6 पॉइंट आया था यहाँ पर। चलिए आगे क्वेश्चन जो है वो आगे वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको बोर फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए।